नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य वीथिका पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय काव्य शास्त्र और उनके संप्रदाय जानेंगे, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि नेट, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य किसी भी राज्य के लिए टीजीटी, पीजीटी या फिर सेट एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र से सीधे सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई 1, भारतीय काव्य शास्त्र और उसके काव्य रूप। आगे है काव्य लक्षण और उसके प्रतिपादक आचार्य। सूक्ति है शब्दार्थों सहितो काव्यम, भामा की। नेक्स्ट, तद्दोषो शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनक्वापि, सूक्ति है आचार्य मम्मट की। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ की पंक्ति है। आगे, रमण्यार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति है। आगे, भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत मुनि ने मृदुललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुकृत रसमार्गता एवं संधि युक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है, किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। भरत मुनि ने 7 काव्य तत्वों का निरूपण किया और ये रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। आगे चलते हैं। ये सूक्ति है भरत मुनि जी की। मृदुललित पदार्थ, गूढ़ शब्दार्थीनम, जनपद सुखबोध्यम, युक्ति मनर्तोज्यम, बहुकृत स्मार्गम, संधि संधान युक्तम, स भवति शुभ काव्यम, नाटक प्रेक्ष का नाम। नाट्य शास्त्र से ली गई भरत मुनि जी की सूक्ति है। आगे है वास्तविक काव्य लक्षण पर प्रारंभ भामा से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव शब्दार्थों सहित काव्यम को काव्य की संज्ञा दी है। आगे, आचार्य दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। श्रीराम तावदिष्टार्थ व विच्छिन्ना पदावली आचार्य दंडी। आगे, आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है, रीतिरात्मय काव्य से। रीति से उनका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना रीति वामन। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुणात्मा, इस प्रकार रीति का अर्थ है गुणयुक्त पद रचना। आगे बिंदु है ननु शब्दार्थो काव्यम, सूत्र किसका है, तो रुद्रट का। नेक्स्ट, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है, कुंतक का। आगे बिंदु है ये पंक्तियां हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस्वत भूषण बिनु न विराजी कविता बणितामित, पंक्तियां किस कवि की हैं, आचार्य केशवदास। आगे, कोमल शब्द निबंध सुवृत अलंकारमय मोहनचित, काव्य सुपद्धति सौभाग्यमहे, इनके बहुपास कवि गहे, सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवि बुबुध सब कोई, पंक्ति है केशवदास की। ये दोनों पंक्तियां केशवदास की हैं। आगे है बतख हाउ रस में जो है कवित कहावे सोई, कथन किसका है, आचार्य चिंतामणि। नेक्स्ट, जगत अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार या लक्षण में करियो, काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है, कुलपति मिश्र की।
नेक्स्ट, जगत अद्भुत सुख सदन शब्द अरु अर्थ कवित्व है लक्षण मैंने कियो समझे ग्रंथ बहुचित कुलपति मिश्र रस रहस्य से पंक्ति ली गई है। अगली पंक्ति है, शब्द जीव तिहि अर्थ मन रसमस सुजस सुरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। पंक्ति है देव की काव्य रसायन से ली गई है। अगली पंक्ति है, व्यंग्य जीव कही कवित को हृदय सो धुनि पहचानी शब्द अर्थ कही देह पुनि भूषण भूषण जानी प्रताप शाही काव्य विलास। अगली पंक्ति है, शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाए जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए ग्वाल कवि की है और ग्वाल कवि का दूसरा नाम रसिकानंद भी है। अगला कथन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन है, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। कथन है आचार्य शुक्ल जी का। अगला कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। कथन है आचार्य शुक्ल। आगे, जगत का नाना वस्तु व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाएं, यही काव्य का लक्ष्य होता है। कथन है आचार्य शुक्ल जी का। आगे, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र व्यक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई सरे की प्रेम रूपा पर भावोत्पादक अभिव्यक्ति है। कथन है बाबू गुलाब राय का। अगला कथन है, काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है उसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकता जन्य स्फूर्ति नहीं न कोई आध्यात्मिक कल्पना है बल्कि अखंड मानव जीवन के व्यक्तित्व की अनुभूति है। कथन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला कथन है, काव्य तो प्राकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। कथन है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला कथन है, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती हैं, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती हैं। कथन है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला कथन है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और परमुखापेक्षता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुःखातर संवेदनशील न बना सके, उसके साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कथन, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार उसकी कीर्ति साहित्य बन पाती है। कथन है डॉक्टर नागेंद्र। अगला कथन है, साहित्य जनता की वाणी है जो उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनके सौंदर्य की चाह पूरे करने वाला साधन है। कथन है रामविलास शर्मा। अगला कथन है, कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। कथन है अज्ञे जी का। अगला कथन है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेमी प्रेम रचनात्मक धारा है। कथन है जयशंकर प्रसाद। अगला कथन है,
साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। सुमित्रा नंदन पंत। अगली पंक्ति है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रा नंदन पंत। अगला कथन है, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों को उपेक्षा योग्य बना देता है क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह स्वयं सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। कथन है महादेवी वर्मा। अगली पंक्तियां हैं, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। ये पंक्तियां हैं केदारनाथ सिंह। अगली पंक्तियां हैं, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में एक खड़े निर्दोष आदमी का हलफनामा है। धूमिल की पंक्तियां हैं। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल की पंक्तियां हैं। आगे, काव्य हेतु काव्य हेतु कितने माने गए? काव्य हेतु काव्य के लिए कितने माने गए? तो 3 माने गए। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। आगे, प्रतिभा कितने प्रकार की मानी गई है? 2 प्रकार की, सहजा और उत्पाद्या। सहजा जन्मजात होती है, उत्पाद्या अध्ययनजन्य या देवराधन मंत्र बल से अध्ययनजन्य मानी गई है। आगे, प्रतिभा के 2 भेद सहजा और उत्पाद्या किसने किए? तो रुद्रट ने। आगे, लोको विद्या प्रकीर्णन से काव्यांगानी उक्ति किसकी है? आचार्य वामन की। अगला बिंदु है, काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए किस आचार्य ने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु स्वीकार किया है? आचार्य वामन। आगे, काव्य हेतु के विवेचन में राजशेखर की मौलिक उद्भावना क्या है? शक्ति और प्रतिभा में भेद करना। शक्ति व्यापक है जबकि प्रतिभा परिमित। नेक्स्ट, स्मृति, मति और प्रज्ञा बुद्धि के 3 प्रकार किसने माने हैं? राजशेखर। आगे, सहजा, आहार्य, औपदेशिकी प्रतिभा के आधार पर कवियों की क्रम से 3 कोटि सारस्वत, आभ्यासिक, औपदेशिक का निर्धारण किसने किया? राजशेखर ने किया। अगली पंक्तियां हैं कि काव्य हेतु के संदर्भ में कथन किस आचार्य का है? शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद वेक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास हेतु भवे आचार्य मम्मट। प्रतिभा को काव्य का निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ को प्रतिभावादी कहा जाता है। आगे, प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किसने कहा? तो भट्टतोत ने। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा किस आचार्य ने कहा? अभिनव गुप्त। मध्यकालीन आचार्यों में कुलपति मिश्र ने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया था। मध्यकालीन आचार्यों में कुलपति मिश्र ने सर्वप्रथम काव्य हेतु का विवेचन किया। आगे, काव्य प्रयोजन काव्यम यशसे अर्थ कृत्य व्यवहार विदेशिवित रक्षते सद्य परिनिर्वर्त्य कांता संमितोपदेशयुजे। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कथन किसका है? आचार्य मम्मट। अगला कथन है, काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन है, या सूक्ति कह लीजिए आप, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेचक्षणम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निषेवनम। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कथन किस आचार्य का है? भामा। आगे, काव्यम सदृष्टा दृष्टात् प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कथन किस आचार्य का है? आचार्य वामन। आगे, प्रतिभा के 2 भेद कार्यत्री और भावयत्री किस आचार्य ने किए? राजशेखर ने। आगे, भावयत्री प्रतिभा किस में होती है? सहृदय में।
अगला बिंदु, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है? आनंदवर्धन। आगे, भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है सहृदय या आलोचक से। अगली पंक्ति है, शरीरम तावदृष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली कथन किसका है? दंडी का है। कवि की अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य कौन है? राजशेखर। आगे उनके ग्रंथ हैं और आचार्य, तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा, काव्यालंकार भामा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन, काव्यालंकार रुद्रट। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक ने लिखा, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट की है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। औचित्य विचार चर्चक क्षेमेंद्र। काव्यानुशासन हेमचंद्र। धवन्यालोक आनंदवर्धन। धवन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट। श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट की रचना है। चंद्रालोक जयदेव की रचना है। कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। काव्यादर्श दंडी। रति रहस्य कक्कोक की रचना है। दस रूपक धनंजय। महाभाष्य पतंजलि। रसतरंगिणी भानु मिश्र। सरस्वती कंठावरण भोजराज की रचना है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज। अलंकार सर्वस्व रुय्यक। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी। अलंकार तिलक वाग्भट की रचना है। अलंकार शेखर केशव मिश्र की रचना है। आगे, साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है उपयोगितावादी। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन के संबंधी मंतव्य है मानवतावादी। महावीर प्रसाद द्विवेदी उपयोगितावादी, हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी। आगे, आत्मानुभूति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आगे, आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं डॉक्टर नागेंद्र। आगे, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियां रीतिकालीन किस रीतिकालीन कवि की हैं? एक लहे तप कुंजन को फल ज्यों तुलसी सूर गुसाई। एक लहे बहुसंपत के सब भूषण जो बर बीर बढ़ाई। एकन को जस ही सो प्रयोजन रसखान रहीम की नाई। दास कवितने की चर्चा बुद्धिमत की सुख देत बर सदाई। पंक्तियां भिखारी दास की काव्य निर्णय से ली गई हैं। आगे, रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य कुलपति मिश्र। आगे, पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। आगे, रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन। रीतिरात्मक काव्यस्य की आत्मा है कथन किसका है? वामन का। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किसका है? वामन। भरत ने नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है। उन्होंने भारतवर्ष में प्रचलित 4 प्रवृत्तियों अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली और मागधी का वर्णन किया है, जो क्रमशः पश्चिम, दक्षिण, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मगध में प्रचलित थी। भरत ने नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख किया है। आगे, बाणभट्ट ने अपने समय में प्रचलित 4 दिशाओं की 4 शैलियों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार उदीच्य उत्तर भारत के निवासी, श्लेष को, प्रतीच्य लोग अर्थमात्र या अर्थगौरव को, दक्षिणात्य उत्प्रेक्षय एवं गौड़ या पूर्वी भारत के लोग अक्षराडंबर को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने 4 शैलियों के एकत्र उपयोग को काव्य के लिए श्रेष्ठ माना है। आगे, वचन विन्यास कर्मो रीति उक्ति किसकी है? राजशेखर की। आगे, भामा ने काव्यालंकार में 2 प्रमुख भागों वैदर्भी एवं गौड़ीय का उल्लेख किया है। उन्होंने दोनों का वर्णन रीति के अर्थ में न कर काव्य भेद के अंतर्गत किया है। उन्होंने वैदर्भी और गौड़ी के पार्थक्य को अनावश्यक माना है। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक कवि की अपनी अपनी विशिष्ट रीति होने का विचार किया है? दंडी ने। आगे, गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य हैं? दंडी।
आगे आचार्य दंडी ने श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि को वैदर्भी रीति या मार्ग का गुण माना है। आगे गौड़ीय मार्ग में माधुर्य गुण व्यंजक ललित रचना को कौन सी रीति कहते हैं? वैदर्भी। आगे ओजो गुण व्यंजक समास बहुल रचना में कौन सी रीति होती है? गौड़ी। माधुर्य गुण व्यंजक ललित रचना वैदर्भी, ओज गुण में गौड़ी। आगे वैदर्भी एवं गौड़ी के अंतराल वर्तनी रीति जिसमें माधुर्य और सुकुमारी दोनों गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं? पांचाली। आगे वैदर्भी एवं पांचाली के मध्य की रचना को कौन सी रीति कहते हैं? लाटी या लाटिया। आगे आचार्यों ने काव्य के बहिरंग एवं अंतरंग देह और आत्मा के आधार पर भारतीय साहित्य शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्गीकरण करते हुए अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति को देहवादी तथा रस, ध्वनि एवं औचित्य को आत्मवादी सिद्धांत या संप्रदाय कहा है। देख लेते हैं। देहवादी के अंतर्गत अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति, आत्मवादी के अंतर्गत रस, ध्वनि एवं औचित्य को रखा गया। आगे रीति सिद्धांत की दुर्बलता है भाव तत्व को गौण एवं रमणीय तत्व को अधिक महत्व देना। भाव तत्व को गौण एवं रमणीय तत्व को अधिक महत्व देना। रीति सिद्धांत की उपलब्धि है शैली तत्व को महत्व देना। रीति सिद्धांत की उपलब्धि है शैली तत्व को महत्व देना। आगे चलते हैं। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है। कैसा संबंध है? तो अभेद। आगे वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? कुंतक। आगे वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना कर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक कुंतक और वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना कर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तक किसने किया? कुंतक ने। आगे वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया? तो आचार्य कुंतक ने। आगे उभावे तावलंकार्यो तयो पुनर्लंकृति वक्रोक्ति रेव वैदग्ध भंगी भनीति रुच्यते आचार्य किस आचार्य का कथन है? कुंतक का। आगे वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य हैं आचार्य भामा। आगे भामा के अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व है शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार। भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसके प्राण स्वीकार किया है। आगे वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को दो भागों स्वभोक्ति और वक्रोक्ति किया? तो दंडी। आगे वक्रोक्ति शब्देन उपमादय संकीर्ण पर्यंता अलंकारा उच्यन्ते किस आचार्य का कथन है? आचार्य दंडी। आगे वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य हैं भामा और दंडी। आगे सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, सादृश्य के ऊपर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है कथन है आचार्य वामन का। आगे रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है? शब्द अलंकार के रूप में वर्णित किया है। आगे रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए? दो। काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। आगे भोज ने वाङ्मय को कितने भागों में विभक्त किया है? तीन। वक्रोक्ति, रसोक्ति, स्वभोक्ति। आगे आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। आगे है वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो कलावाद की प्रतिष्ठा। आगे भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई? वक्रोक्ति मत के द्वारा हुई। आगे वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता क्या है? नंबर 1 काव्य के बाह्य सौंदर्य या कथन की भंगिमा पर बल देने के कारण इसमें आत्म तत्व का अभाव है। नंबर 2 रस को वक्रोक्ति का अंग मानकर उसका महत्व कम कर देना वक्रोक्ति सिद्धांत की दुर्बलता है। आगे
कविः कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है। कथन किसका है? आचार्य कुंतक। आगे, सालंकारस्य काव्यता, सालंकार शब्दार्थी काव्यता है। कथन किसका है? आचार्य कुंतक। आगे, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थित काव्यम तदिलाद कालिनी। वक्र कवि व्यापार वाले तद्विदों यानी कि काव्य मर्मज्ञों के लिए आह्लाद बंध में व्यवस्थित शब्द और अर्थ काव्य है। काव्य की परिभाषा किस आचार्य ने दी? आचार्य कुंतक। आगे, वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधेन व्यतिरेकिनी विचित्र वाविधा, वक्रोक्ति प्रसिद्ध कथन से भिन्न अतिरिक्त विचित्र प्रकार की विधा है। कथन है कुंतक का। आगे, औचित्य संप्रदाय, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? क्षेमेंद्र का है। यहाँ से औचित्य संप्रदाय शुरू होता है। आगे, काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग कन्नौज नरेश यशोवर्मन ने अपने नाटक रामाभ्युदय में किया। यद्यपि यह नाटक उपलब्ध नहीं है, पर भोज के श्रृंगार प्रकाश में उसका एक श्लोक उद्धृत मिलता है। आगे, औचित्य को काव्यात्म भूत काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? क्षेमेंद्र। आगे, उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल्यस्य यत् उचितस्य च भावस्तदौचित्यम प्रत्यक्षते, जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का जिसमें भाव हो वह औचित्य है। कथन किसका है? क्षेमेंद्र का कथन है। आगे है, औचितस्य चमत्कार कारणश्चारु चर्वणे रस जीवित भूतस्य विचार क्रियतो धुना, औचित्य रस का जीवित या प्राण है और चमत्कारित है। कथन किसका है? क्षेमेंद्र का कथन है। आगे, क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद कितने हैं? 27 भेद हैं। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, वृत्त, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार, संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद। 27 भेद हैं औचित्य के। आगे, रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य कौन हैं? तो आनंदवर्धन। आगे, क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना है? औचित्य को माना है। आगे, औचित्य सिद्धांत को स्वतंत्र काव्य सिद्धांत ने मानकर इसे विभिन्न काव्य सिद्धांतों का समन्वय किस आलोचक ने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी। आगे, ध्वनि सिद्धांत, यहाँ से ध्वनि सिद्धांत शुरू होता है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। आगे, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन। अगला पॉइंट, वाच्यातिनयनी व्यंग्य ध्वनिस्थ काव्य भूतमम, वाच्यार्थ से अधिक रमणीय चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ। आगे, चारुत्वकर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्यों पर धान्य विवक्षा, जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चारुता पादक या उत्कर्ष होता है तभी ध्वनि होती है। कथन किसका है? आनंदवर्धन का। अगला कथन है, यत्रार्थ शब्दों व तमर्थ सुपसर्जनिक अर्थस्वार्थों व्यंगत काव्य विशेष ध्वनि रीति सूर भी कथित है। जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं अपने को गुणीभूत या गौण करके विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उस प्रतीयमान अर्थ को विद्वान ध्वनि कहते हैं। कथन किसका है? आनंदवर्धन। आगे, ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद। आगे, ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखा? अभिनव गुप्त ने लिखा। आगे, अभिधा के अंतर्गत ही लक्षणा व्यंजना को समाहित कर किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अपने को विचित्र अभिधावादी कहा? कुंतक। किस आचार्य ने अपने को विचित्र अभिधावादी कहा? कुंतक ने। आगे, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण के स्फोट सिद्धांत से हुआ। स्फोटवादियों ने शब्दों के अभ्यंतर रूप को स्फोट कहा है, जिससे अर्थ प्रस्फुटित हो वही स्फोट है। ध्वनि स्फोट का बाह्य रूप है। ध्वनि स्फोट का बाह्य रूप है। आगे, यह संयोग वियोगाभ्याम कौनरूपजन्ते स स्फोट शब्दों ध्वनितुच्यते बुधे, व्याकरणों के संयोग और वियोग से खुलने और बंद होने से जो स्फोट उपजनित होता है उसी शब्दज शब्द को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। कथन किसका है? भर्तृहरि। आगे,
किस आचार्य के अनुसार जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीति कराती है उसे शब्द कहते हैं, अतः ध्वनि ही शब्द है। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते पतंजलि। आगे ध्वनि वाणी के 4 रूपों परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी में कौन से रूप में है? तो ध्वनि वैखरी है। स्फोट वाणी के 4 रूपों परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी में कौन सा रूप है? तो मध्यमा। ध्वनि वैखरी, स्फोट मध्यमा। आगे रस संप्रदाय शुरू होता है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? भरत मुनि, नाट्य शास्त्र। आगे अभिनव गुप्त के अभिनव भारतीय और शारदा तनय के बहु प्रकाशन में भरत पूर्व रस की 2 मीमांसाएं या 2 परंपराएं उल्लिखित हैं, जिनमें प्रथम के पुरस्कृता दुर्हीन थे और दूसरी के वासुकी। प्रथम मत 8 रसों को मान्यता देता था तथा द्वितीय के अनुसार शांत सहित 9 रस मान्य थे। आगे वागंग सत्वोपेतान काव्यार्थान भावांतिथि भावाहिति, जो वाणी अंग तथा सत्व से युक्त काव्यार्थों को भावित करे या आस्वादन करे के योग्य बने, उन्हें भाव कहते हैं। उक्ति किसकी है? भरत मुनि की। आगे विभावानुभाव विचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, विभावानुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उक्ति किसकी है? भरत मुनि की। आगे भरत ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? 8 रसों का। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक और अद्भुत रसों का। आगे भरत ने कितने संचारी भाव तथा सात्विक भाव तथा स्थायी भाव का उल्लेख किया? भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। आगे भरत के नाट्य शास्त्र में मुख्य 4 रस है, श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स, और इन्हीं से ही क्रम से 4 अन्य रसों हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक को उत्पन्न माना गया है। भरत मुनि के अनुसार रस के देवता उनके रंग, तो यहाँ पर रस है, उनके रंग है और यहाँ पर उनके देवता हैं। तो देखते हैं। श्रृंगार रस, इसका रंग श्याम है, देवता विष्णु है। हास्य रस, रंग श्वेत है, देवता परमत है। करुण रस, रंग कपोत रंग है और देवता यम है। रौद्र रस, रंग रक्त, देवता रुद्र। वीर रस, गोर रंग, देवता महेंद्र। भयानक रस, रंग कृष्ण, देवता काल। विभत्स रस, रंग नीला, देवता महाकाल। अद्भुत रस, रंग पीत, देवता ब्रह्मा। ये भरत मुनि जी के अनुसार रस, उनके रंग और उनके देवता थे। आगे चलते हैं। भरत ने हास्य रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 8 भेदों का उल्लेख किया। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, अतिहसित, आत्मस्थ, परस्त। भरत ने हास्य रस के 8 भेदों का उल्लेख किया है। आगे भरत ने रस के 3 भेद दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर किस आचार्य ने किए? वीर रस के 3 भेद तो भरत मुनि ने। आगे भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? शांत रस को स्थान नहीं दिया है। आगे भरत के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय क्या है? तो रस। आगे निष्पत्ति, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार्य न मानकर अलंकार स्वीकार किया तथा विभाव को ही रस माना है? भामा ने। आगे वाक्यस्य ग्राम्यतयो निर्माधुर्य दर्शितो रसा, उक्ति किसकी है? दंडी की है। आगे किस अलंकारवादी आचार्य ने रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है? उद्भट ने। आगे अलंकार संप्रदाय शुरू होता है। अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? आचार्य भामा। आगे भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया? 4 अलंकार, उपमा, रूपक, दीपक, यमक। आगे चलते हैं। भरत मुनि ने उपमा के कितने भेद किए? 5, प्रशंसा, निंदा, कल्पित, सैदर्शी, किंचित सैदर्शी। आगे भरत मुनि ने यमक के कितने भेद किए हैं? 10। भरत मुनि ने यमक अलंकार के कितने भेद किए हैं? 10। आगे किस आचार्य ने काव्य शोभाकरान धर्मान प्रचक्षते कहकर काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा है?
दंडी ने कहा है, दंडी। आगे चलते हैं। काव्यालंकार नामक ग्रंथ का प्रणयन किसने किया? भामा ने। काव्यालंकार नामक ग्रंथ का प्रणयन भामा ने किया। और भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 38। 2 शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक और 36 अर्थ अलंकार का वर्णन किया है। आगे, भामा ने अलंकार का मूल किसे माना है? वक्रोक्ति को माना है। आगे, आचार्य दंडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 39। 4 शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, चित्र, प्रहेलिका और 35 अर्थ अलंकार। आगे, पुंडुक्त वदाभास, 6 का अनुप्रास, लाट अनुप्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत, संसृष्टि नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की? आचार्य उद्भट। आगे, अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किस आचार्य ने किया? उद्भट ने किया। आगे, आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 41। आगे, वामन ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? 32। आगे, व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना किसने की? तो वामन ने की। आगे, किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना है? आचार्य वामन। आगे, वक्रोक्ति को अर्थालंकार में परिगणित कर किस आचार्य ने उसे सादृश्य में उत्पन्न होने वाली लक्षणा के रूप में परिभाषित किया? आचार्य वामन ने। आगे चलते हैं। अगला बिंदु, सादृश्य, लक्षणा, वक्रोक्ति, उक्ति किसकी है? वामन की। आगे, किस आचार्य ने अर्थालंकारों के 4 वर्ग वास्तव, औपम्य, अतिशय और सलिश किए? रुद्रट ने। आगे, किस आचार्य ने रसवत आदि अलंकारों को अमान्य ठहराकर भामा के समय से रस और भाव को अलंकार के भीतर स्थान देने की त्रुटिपूर्ण परंपरा का परिशोधन किया है? रुद्रट। आगे, कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 20 अलंकारों का वर्णन किया है। आगे, किस आचार्य ने अलंकारों के 3 वर्ग बाह्य, आभ्यंतर और उभय किए? इन्हें क्रमशः शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और मिश्र या उभय अलंकार कहा तथा प्रत्येक के 24-24 भेदों का निरूपण कर कुल 72 अलंकारों का वर्णन किया? भोज ने। आगे, किस आचार्य ने प्रबंध अलंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगणित किया है? भोज ने। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय काव्य शास्त्र और उनके संप्रदायों के बारे में जाना, जो कि यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में भारतीय काव्य शास्त्रियों की पंक्तियाँ, उनके कथन, किसने किसके बारे में कहा है, यानी कि कितने अलंकार माने हैं, कितने ध्वनि के भेद माने हैं, भरत मुनि के अनुसार किस देवता का रंग क्या है, किस रस का रंग क्या है, उसका देवता क्या है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सीधे सीधे तौर पर पंक्तियाँ दे दी जाती हैं और आप देखेंगे कि जो पंक्तियाँ मैंने इसमें ली हैं वे कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आई हुई पंक्तियाँ हैं। आप धैर्य बना करके देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।